बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ये जो लॉ मिनिस्टर साहब ने आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा है कि 14 साल तक इमरान खान को सज़ा हो सकती है, ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट की खिलाफ वर्जी हुई है मुबैना तौर पे उनके ख्याल में साइफ़र के हवाले से, और अता तारड़ साहब ने तो कह दिया कि हो गई, सज़ा से बच ही नहीं सकते और नाकाबिले तरदीद सबूत मौजूद हैं। और राना सनाउल्लाह भी कह रहे हैं कि FIA से ताउन ना किया तो इमरान खान को गिरफ़्तार कर लेंगे। खैर, गिरफ़्तारी तो एक अलहदा बात है, लेकिन जो लॉ मिनिस्टर का स्टेटमेंट है ना कि 14 साल तक सज़ा हो सकती है अगर सियासी तौर पर इस्तेमाल किया गया है किसी ऑफिशियल सीक्रेट को, उस पे मैं ये वीलॉग करने जा रहा हूँ और आपको बताऊँगा कि लॉ मिनिस्टर का स्टेटमेंट कानूनी तौर पर दुरुस्त है या गलत है। अच्छा, ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट 1923 का जो है ना जी, ये बुनियादी तौर पे डील करता है उन सीक्रेट से जो कि रियासत के से वाबस्ता है। मिसाल के तौर पे कोई हसास इंफॉर्मेशन, कोई सेंसिटिव इंफॉर्मेशन, अगर मैं इस ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट में से ही पढ़ूँ तो उन्होंने कहा जी, मिसाल के तौर पे कोई सीक्रेट ऑफिशियल कोड, कोई पासवर्ड, कोई स्केच, कोई प्लान, कोई मॉडल, कोई आर्टिकल, कोई नोट, कोई डॉक्यूमेंट, कोई इंफॉर्मेशन जो ऑफिशियली सीक्रेट है, सम वेरी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन जो ऑफिशियली सीक्रेट है, उसको अगर आप डिस्क्लोज कर दें या कम्युनिकेट कर दें, किसी के साथ शेयर कर दें, तो फिर ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट का इतलाक होता है। इसका जो बुनियादी तौर पे डोमेन है ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट का, वो जासूसों के ख़िलाफ़ है या जासूसी करने वालों के ख़िलाफ़ है। वो लोग जो जासूसी करते हैं या फिर मिसाल के तौर पे किसी दूसरे मुल्क के जासूस को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करते हैं, उसको हार्बर करते हैं, उसको सपोर्ट करते हैं, उसको छुपाते हैं, उसको पनाह देते हैं, उसको एड करते हैं, अबेट करते हैं, असिस्ट करते हैं, अकोमोडेट करते हैं, उसके साथ अकॉम्प्लिस होते हैं। ये बुनियादी तौर पे उन लोगों को डील करता है ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट 1923, क्योंकि हर रियासत जो है उस रियासत की सर्टनली कुछ सेंसिटिव इंफॉर्मेशन होती है और उसका ज़्यादातर ताल्लुक उस रियासत के डिफेंस से है। ज़्यादातर ताल्लुक उस रियासत के डिफेंस से होता है। मिसाल के तौर पे फ़ौज से मुतल्लिका कोई सेंसिटिव कॉन्फिडेंशियल क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन, एयरफोर्स से मुतल्लिका कोई सेंसिटिव क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन, या नेवी से मुतल्लिका कोई सेंसिटिव क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन जिसका डिस्क्लोज करना गलत है कानूनी तौर पर, और वो सीक्रेट है और वो कॉन्फिडेंशियल है। ऐसी कोई इंफॉर्मेशन मिलिट्री के हवाले से और जिसको डिस्क्लोज नहीं होना चाहिए और बाहर के मुल्कों को नहीं पता चलना चाहिए या आम तौर पे पब्लिक को भी नहीं पता चलना चाहिए, और उसको डिस्क्लोज कर दिया जाता है। ठीक है, तो ये बुनियादी तौर पे इसका डोमेन वो है। और इसमें जासूसी का अमल दखल आपको, जब आप ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट 1923 पढ़ेंगे तो आप, अगर आप वकील हैं और अगर आप नहीं भी हैं, आप इसको पढ़ेंगे और इसका एक जिस्ट, इसका स्पिरिट आप समझने की कोशिश करेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि ये बुनियादी तौर पे वो लोग जो जासूसी करते हैं या जासूसों को पनाह देते हैं, ये उनके ऊपर इसका इतलाक होता है कि उन लोगों के थ्रू अगर कोई इंफॉर्मेशन रियासत से मुतल्लिका कोई सेंसिटिव कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन निकल गई है तो उन लोगों पे इसका इतलाक होगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि जब आज़म नज़ीर तारड़ साहब कहते हैं कि साइफ़र को अगर सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया जाएगा तो ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट 1923 लगेगा, ये दुरुस्त है या गलत है? ये मैं कानून से पढ़ के आपको बताऊंगा। सेक्शन 5 है ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट का, वो जो आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा है ना कि 14 साल तक इमरान खान को सज़ा हो सकती है। वो 14 साल की सज़ा किसको क्या करने पे हो सकती है, मैं कानून से पढ़ के ही बताऊंगा और उसके बाद आप खुद ही जज कर लीजिएगा कि आज़म नज़ीर तारड़ साहब का स्टेटमेंट दुरुस्त है या गलत है। लेकिन एक मिसाल और मेरे जहन में आ गई, वो मैं आपसे शेयर करता हूँ इस नुक्ते को मज़ीद खोल के बयान करने से पहले। मिसाल है राशिद मिन्हास शहीद की। हम जब छोटे से स्कूल में पढ़ रहे थे तो हमने अपनी सिलेबस की किताबों में बाकायदा तौर पे पूरा एक चैप्टर डिप्यूट किया गया राशिद मिन्हास शहीद को। पायलट ऑफिसर राशिद मिन्हास, ही वॉज ओनली 20 ईयर्स ओल्ड, यंग ऑफिसर। और वो जब फ्लाई करने लगे तो राशिद मिन्हास शहीद के एक सीनियर ऑफिसर फ़्लाइट लेफ्टिनेंट मतीउर रहमान,
मतीउर रहमान ने राशिद मिन्हास के जहाज़ को रोका और फिर जहाज़ में सवार हो गया और उसके बाद जहाज़ का रुख हिंदुस्तान की तरफ कर दिया और वो हिंदुस्तान ले जाना चाहते थे। और जब राशिद मिन्हास को पता चला उन्होंने रोका। और फिर हमने किताबों में ये भी पढ़ा है कि मतीउर रहमान के पास पॉसिबली कुछ राज थे ऐसे जिनका ताल्लुक़ रियासत पाकिस्तान की सिक्योरिटी और डिफेंस से था, और वो एक दफ़ा जहाज़ अगर पाकिस्तान की हदूद से बाहर निकालकर हिंदुस्तान ले जाने में कामयाब हो जाता और लैंड कर जाता है हिंदुस्तान में, तो वो पाकिस्तान के राज कुछ हमारे डिफेंस से मुतल्लिका हिंदुस्तान के हाथ लग सकते थे। जैसे ही राशिद मिन्हास को आइडिया हुआ कि ये गेम डल रही है, ये मामला हो रहा है, तो राशिद मिन्हास ने उसी वक्त रेजिस्ट करना शुरू किया। और अगर आप वो सारी कहानी पढ़ें तो राशिद मिन्हास और मतीउर रहमान के माबैन ये जिन लोगों ने बाद में केस स्टडी की है, रिसर्च की है और उसके ऊपर लिखा है, उन्होंने कहा कि बाकायदा तौर पे दोनों के दरमियान आपस में फ़िज़िकली वो झड़प हुई है जहाज़ के अंदर जब जहाज़ उड़ रहा था। और उसके बाद जिन्होंने केस स्टडी की है और उसके ऊपर एक्सपर्ट लिखा है, वो कहते हैं कि पॉसिबली राशिद मिन्हास ने, क्योंकि जो फ़्लाइट लेफ्टिनेंट मतीउर रहमान था वो प्रॉपरली उसको वो जो भी हिफाजती बेल्ट वगैरह होती है वो प्रॉपर उस तरह से नहीं थी, तो राशिद मिन्हास ने जो कैनपी थी जहाज़ की वो खोल दी थी और वो पहले गिर गया था। और फिर राशिद मिन्हास ने जहाज़ को शायद रेस्क्यू करने की कोशिश की, लेकिन वो इतना नीचे जा चुका था उस वक्त एक नोज़ डाइव में कि वो क्रैश हो गया और राशिद मिन्हास साहब ने भी जामे शहादत नोश किया। तो अगर मिसाल के तौर पे ऐसी कोई सिचुएशन है जहाँ पे कोई रियासत पाकिस्तान की सलामती और डिफेंस से रिलेटेड कोई राज, कोई इंफॉर्मेशन लेकर निकल रहा है और पहुंचा रहा है, उस पे ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट लगेगा। तो एक मिसाल मैंने आपको ये दे दी हिस्ट्री से जो मुझे समझ आती है कि वो जो शख्स था फ़्लाइट लेफ्टिनेंट मतीउर रहमान, अगर वो बच जाता तो उसके ऊपर ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट लग सकता था, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट की। लेकिन राशिद मिन्हास साहब की बहादुरी जो थी उसकी वजह से वो शख्स बच नहीं सका और राशिद मिन्हास साहब भी शहीद हुए और उनको फिर निशान हैदर भी मिला। अच्छा, अब हम आ जाते हैं आज वापस आज की पाकिस्तान में और सियासत पे। और मैं ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ कि हमारी जो सियासत है, देखिए पॉलिटिक्स जो है ना, उसमें कभी कभी बड़ी पेटी गेम्स खेलते हैं पॉलिटिशियंस, और पॉलिटिक्स में आपको पता है बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट भी किया जाता है, झूठ भी बोला जाता है और अजीबोगरीब हरबे भी इस्तेमाल किए जाते हैं। ये जो मामला है ना, रियासत पाकिस्तान की हिफाजत, सिक्योरिटी, डिफेंस, ये सारी चीज़ें, ये बड़ा एक मुक़द्दस फरीज़ा है और कोई भी हुकूमत जो है ना उसको अपनी पॉलिटिक्स को अलहदा रखना चाहिए, मैं समझता हूँ, और इन मामलात को अलहदा रखना चाहिए। अगर आप इन मामलात के ज़रिए कोई सियासी मकासद हासिल करने की कोशिश करें तो वो ना सिर्फ उस बंदे से जिसके ऊपर जो अदरवाइज़ मिसाल के तौर पे जासूस नहीं है या रियासत पाकिस्तान के ख़िलाफ़ काम नहीं कर रहा, सिर्फ उसके साथ ज़्यादती नहीं है, बल्कि रियासत पाकिस्तान के साथ ये मामला दुरुस्त नहीं है, क्योंकि सियासत का इन चीज़ों से कोई ताल्लुक़ नहीं होना चाहिए। तो सियासी तौर पे आप किसी की मुखालफत कर रहे हैं, 100% करें, आप उसके ख़िलाफ़ कोई भी ऐसे सबूत आपके पास हैं उनको सामने लेकर आएँ, उसके ऊपर इंक्वायरी करें, इन्वेस्टिगेट करें। लेकिन ये जो हुकूमत अब कह रही है कि ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट के थ्रू इमरान खान को 14 साल की सज़ा हो सकती है, तो अब ये मेरे ख्याल में पाकिस्तान की तारीख़ में पहली दफ़ा होने जा रहा है कि किसी फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर के ख़िलाफ़ ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट के तहत कार्रवाई का आगाज़ होगा और उसको फिर FIA इन्वेस्टिगेट करेगी। और अगर FIA अपनी इन्वेस्टिगेशन में कहती है कि ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट की ख़िलाफ़ वर्जी हुई है, तो इसका मतलब ये है कि एक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर जो है वो जासूसी कर रहा था या वो कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन जो है जिसका ताल्लुक़ पाकिस्तान की सालमियत से, डिफेंस से है, उसको लीक कर रहा था। ये कोई छोटी बात नहीं है और इससे पाकिस्तान का इमेज इंटरनेशनल लेवल पर भी एक मखसूस अंदाज में जाएगा जो कि दुरुस्त नहीं है। तो जब तक कि हुकूमत के पास बिल्कुल क्लियर कट सबूत ना हो, एविडेंस ना हो कि ये शख्स
चाहे उसका नाम फिर इमरान खान ही क्यों नहीं है। ये शख्स जासूसी कर रहा था, ये शख्स कॉन्फिडेंशियल ऑफिशियल सीक्रेट को डिस्क्लोज कर रहा था और मुल्क की सालमियत के खिलाफ कर रहा था, मुल्क की खुद मुख्तारी और उसके डिफेंस और उसके इदारों के खिलाफ कर रहा था। तब तक इसको इन्वोक करना ओनली ऑन द बेसिस ऑफ द फैक्ट कि शायद इसमें से कोई सियासी फ़ायदा निकल आए, मैं समझता हूँ कि बड़ी ज़्यादती हो सकती है। लेकिन अगर आपके पास हतमी सबूत है कि रियासत पाकिस्तान के खिलाफ गद्दारी हो रही थी या जासूसी हो रही थी, तो फिर आप इसको इन्वोक करें, 100% करें, और जो भी फिर जिम्मेदार है उसके खिलाफ करें। लेकिन अगर इमरान खान साइफर के हवाले से सियासी गुफ्तगू करता है और साइफर एक सियासी ही डॉक्यूमेंट है और उसका ताल्लुक पाकिस्तान की खुद मुख्तारी या पाकिस्तान के डिफेंस से या उस सेंसिटिव कॉन्फिडेंशियल क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन से, फौज से, एयरफोर्स से, नेवी से नहीं है, वो पॉलिटिकल डोमेन में फॉल करता है। वो साइफर जो है एज एन इशू पॉलिटिकल डोमेन में फॉल करता है और उसके ऊपर गुफ्तगू भी पॉलिटिकल डोमेन में फॉल करती है और उसको आप उठाकर ले आते हैं इस कैटेगरी में, तो फिर बहुत सारे सवाल उठेंगे, फिर बहुत सारी चीज़ों के जवाब देने होंगे। अच्छा, अब मैं आ जाता हूँ इस चीज़ पे जो तारड़ साहब ने बोला है कि अगर कोई सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करेगा साइफर का तो उसे 14 साल तक सज़ा हो सकती है। तो उनके यानी कि उनका मतलब यह है कि इमरान खान को जो उन्होंने साइफर को लेकर किया 14 साल तक सज़ा। और मैं कल के वीलॉग में कह चुका हूँ कि इमरान खान ने साइफर कभी दिखाया तो है नहीं, आज तक किसी ने देखा है नहीं। इमरान खान ने साइफर पर गुफ्तगू की है कि इसमें धमकी दी गई है और यही गुफ्तगू शहबाज साहब ने प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद पार्लियामेंट में खड़े होकर किया कि उसके अंदर धमकियां में इस गुफ्तगू थी। तो अगर सिर्फ गुफ्तगू करना कि उस साइफर में धमकी थी या धमकियां में इस गुफ्तगू थी, जैसे कि शहबाज साहब ने कहा, ये क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन लीक करने के मुतरादिफ है, तो ये तो फिर शहबाज साहब ने भी किया, तो फिर इमरान साहब ने किया है, शहबाज साहब ने किया है, तो दोनों ने सेम काम किया, तो दोनों ने क्या फिर कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन लीक किया? इसके ऊपर बहुत सारे सवाल उठेंगे और बहुत सारी बात होगी और पूरा पस मंज़र देख लेना चाहिए। मिसाल के तौर पे इस वक्त PDM की हुकूमत जो है उसको 16 महीने तकरीबन होने वाले हैं, 15 हो गए हैं, 1 साल से तो ऊपर हो गया है। और इस 16 महीनों में इमरान खान जो कहते हैं कि पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन, 180 केस, क्रैक डाउन, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, वो सारा पस मंज़र जो है वो आपके सामने है। और उसके बाद फिर आप ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट लगाएं इमरान खान के ऊपर इस बुनियाद पे कि इसने कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन लीक किया है, तो आप मुझे बताएं कि उसकी क्या क्रेडिबिलिटी होगी, कितने सवाल उसके ऊपर उठेंगे। और मैं फिर कह रहा हूँ और बार बार कह रहा हूँ कि वैसे तो इस हुकूमत को इतना फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि 180 केसेस इन्होंने किए हैं, अब कितने उसमें से सच्चे हैं ये फैसले अदालतों में होने हैं। लेकिन ये मामला अगर कल को झूठा निकला कि इमरान खान जासूसी कर रहा था या गद्दारी कर रहा था, ऑफिशियल सीक्रेट को कम्युनिकेट कर रहा था मुल्क की सालमियत के खिलाफ, ये अगर कल को झूठा निकला तो आप सोचें कि आपको उसके क्या नताइज भुगतने पड़ेंगे कि आपने अपनी सियासत के लिए मुल्क की सालमियत तक को जो है उससे खेलने की कोशिश की है। ये ज़रूर सोच लें, मैं फिर कह रहा हूं कि ये ज़रूर सोच लें क्योंकि ये कोई आम मामला नहीं है, ये बड़ा संजीदा मामला है। अच्छा, अब तारड़ साहब ने जो कहा ना जी 14 साल जो इमरान खान ने किया उस पर 14 साल, अब इमरान खान ने, सबसे पहले ये डिस्कस कर लेते हैं कि इमरान खान ने किया क्या और उसके बाद फिर आ जाते हैं कि 14 साल किन हालात में इमरान खान ने किया। ये कि इमरान खान ने बताया कि वो जो एम्बेसडर साहब थे असद मजीद साहब, उन्होंने एक साइफर भेजा है जिसके अंदर उसने बताया कि डोनाल्ड लू ने ये कहा है, डोनाल्ड लू ही था ना, डोनाल्ड लू ने ये कहा है कि जी ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के ज़रिए इमरान खान को फारिग करो, अगर नहीं करोगे तो फिर नताइज अच्छे नहीं होंगे, कुछ इस तरह की बात की थी इमरान खान ने। उसका मफहूम मैं आपके सामने रख रहा हूँ। और फिर उन्होंने कहा कि जी साइफर में लिखा था ये कैसे हो, और उसके बाद बैरूनी साजिश का बयानिया उन्होंने बिल्ड किया कि जी ये सब कुछ हो रहा है। अच्छा, अब साइफर जो है क्या वो कोई डॉक्यूमेंट ऐसा है जिसका ताल्लुक पाकिस्तान की फ़ौज से है या पाकिस्तान की नेवी से है, पाकिस्तान की एयरफोर्स से है या कोई ऐसी चीज़ से है? पहले तो इस सवाल का तयन होगा। इसका जवाब है सर्टनली कि वो उसका ताल्लुक तो फ़ॉरेन ऑफिस से है, वजारत ख़ारजा से है। एक सफ़ीर अपने फ़ॉरेन ऑफिस को एक कोडेड लैंग्वेज में पैगाम भेज रहा है कि मेरी ये गुफ्तगू हुई है यहाँ पे इस मुल्क के इस ऑफिसर के साथ।
ठीक है। तो यानी कि वो उधर होने वाली गुफ्तगू कोडेड लैंग्वेज के अंदर, इसका कोई ताल्लुक फिलहाल पाकिस्तान की फौज या नेवी या एयरफोर्स के साथ नहीं है। अब वो जो कोडेड लैंग्वेज में उसने भेजा है उसके हवाले से फिर इमरान खान ने तकरीर की है। अब वो साइफर दिखाया नहीं है, ना शहबाज साहब ने दिखाया ना इमरान साहब ने दिखाया, लेकिन उसके हवाले से इमरान खान ने गुफ्तगू की है। क्या सियासी गुफ्तगू करना एक ऐसे डॉक्यूमेंट के हवाले से जिसका ताल्लुक वजारत ख़जाना के साथ है, जिसको हम साइफर बोलते हैं, जो कोडेड लैंग्वेज में एक सफ़ीर ने अपने फ़ॉरेन ऑफिस को भेजा है, उसके बारे में सियासी गुफ्तगू करना क्या जासूसी करने के मुतरादिफ है, या मुल्क का कोई राज किसी दुश्मन कुव्वत तक कम्युनिकेट करने के मुतरादिफ है, या पब्लिक में उसको कम्युनिकेट करने के मुतरादिफ है? ये दूसरा सवाल है। अपेरेंटली दोनों में बड़ा फ़र्क है। मैं फिर आपसे कह रहा हूँ, अब मैं पढ़ देता हूँ कि वो जो 14 साल की सज़ा जिसका जिक्र आज़म नज़ीर तारड़ साहब कर रहे हैं वो किन हालात में किसको हो सकती है। सेक्शन 5 ऑफ द ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट 1923 सेज रॉन्गफुल कम्युनिकेशन एक्सेट्रा ऑफ इंफॉर्मेशन। क्या कहता है? इफ़ एनी पर्सन हैविंग इन हिज पोजेशन और कंट्रोल, कोई भी शख्स जिसके पोजेशन में या जिसके कंट्रोल में एनी सीक्रेट ऑफिशियल कोड और पासवर्ड or any sketch, plan, model, article, note, document or information which relates to or is used in a prohibited place or relates to anything in such a place। अच्छा, वो कहता है कोई भी शख्स जिसके पोजेशन में, जिसके कब्जे में या जिसके कंट्रोल में कोई सीक्रेट ऑफिशियल कोड हो, कोई पासवर्ड हो, कोई स्केच हो, कोई प्लान हो, कोई मॉडल हो, कोई आर्टिकल हो, कोई नोट हो, कोई डॉक्यूमेंट हो या कोई इंफॉर्मेशन हो जो किसी ममनू जगह के या प्रोहिबिटेड प्लेस के हवाले से है, ममनू जगह के हवाले से है, और रिलेट्स टू एनीथिंग इन सच ए प्लेस और विच हैज़ बीन मेड और ऑब्टेन्ड इन कॉन्ट्रवेंशन ऑफ दिस एक्ट और विच हैज़ बीन इंटरेस्टेड इन कॉन्फिडेंस टू हिम बाय एनी पर्सन होल्डिंग ऑफिस अंडर गवर्नमेंट। यानी कि उसको कॉन्फिडेंस में लेके दिया गया है और वो उसका इस्तेमाल करता है इस एक्ट के ख़िलाफ़ जाके। और उसके बाद मैं रेलेवेंट पोर्शन पे आ जाता हूँ जो इसके सबसेक्शन 1 का सबसेक्शन ए है। वो कहता है कि किसी भी शख्स के पास ये इंफॉर्मेशन जिसका मैंने आपसे जिक्र कर लिया, स्केच, प्लान, कोई सीक्रेट ऑफिशियल कोड, पासवर्ड, कोई डॉक्यूमेंट, कोई इंफॉर्मेशन हो और वो विलफुली कम्युनिकेट करे, विलफुली कम्युनिकेट्स द कोड और पासवर्ड, स्केच, प्लान, मॉडल, आर्टिकल, नोट, डॉक्यूमेंट और इंफॉर्मेशन टू एनी अदर पर्सन, यानी कि वो विलफुली जानबूझ के उसको कम्युनिकेट कर दे किसी भी और ऐसे शख्स को अदर देन अ पर्सन टू हुम इज ऑथराइज्ड टू कम्युनिकेट इट, यानी कि किसी भी ऐसे शख्स को कम्युनिकेट कर दे उस शख्स के अलावा जिसको वो ऑथराइज है कम्युनिकेट करने का, या फिर कोर्ट ऑफ जस्टिस को देने के अलावा, या फिर किसी ऐसे शख्स को देने के अलावा जिसको रियासत के मफाद में वो दे सकता है या जिसमें उसकी ड्यूटी है उसको कम्युनिकेट करना, इन सब से हट के किसी और बंदे को कम्युनिकेट कर दे। अब समझ लें, मैं ज़रा इसको आसान कर देता हूँ, दोबारा बिल्कुल आसानी से आपको बता देता हूँ। वो ये कह रहे हैं कि अगर किसी बंदे के पास कोई सीक्रेट कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन रियासत से मुतल्लिक है और वो उसको किसी ऐसे शख्स को दे देता है जिसको देने का वो ऑथराइज्ड नहीं है, जिसको देने की उसको इजाज़त नहीं है, ठीक है, दे किसको सकता है? उसको दे सकता है जो ऑथराइज्ड हैं, उनको दे सकता है, अदालत को दे सकता है, रियासत के मफाद में किसी और शख्स को दे सकता है, लॉफुली, लीगली, कानून जिसकी इजाज़त देता है, ठीक है। लेकिन इन सारों के अलावा अगर वो किसी तीसरे शख्स को दे देता है जो इन कैटेगरीज में फॉल नहीं करते हैं, ठीक है, तो उसके बारे में वो कहते हैं ही शैल बी गिल्टी ऑफ एन ऑफेंस अंडर दिस सेक्शन। यहाँ तक क्लियर होगी बात कि अमल क्या है। अब अमल यह है कि कोई इंफॉर्मेशन है और आपने किसी ऐसे शख्स को दे दिया जिसको आप देने के ऑथराइज नहीं है। अब यहाँ पे इमरान खान मिसाल के तौर पे साइफ़र है, मिसाल है कि साइफ़र की कॉपी इमरान खान के पास आई है बकौल राना सनाउल्लाह। मैंने आपको बता दिया कि मेरे ख्याल में 30 सितंबर 2022 का उनका इंटरव्यू है जिसमें उन्होंने कहा कि इमरान खान को तो कॉपी मिली थी, ओरिजिनल तो दफ्तर ख़ारजा में पड़ा हुआ है, इमरान खान के पास कॉपी आई है। अब सवाल पहला ये होता है कि इमरान खान ने क्या वो कॉपी साइफ़र की किसी ऐसे शख्स को दे दी है? अगर दे दी है तो वो किसको दी है? दो लोगों के नाम तो पीटीआई के फवाद चौधरी मानते हैं कि एक स्पीकर को दी और स्पीकर के थ्रू चीफ जस्टिस को गई, और यहाँ पे लिखा हुआ है कि पर्सन टू हुम इट इज़ इन द इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट, यानी कि इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट में आप दे सकते हैं।
रियासत के मुफाद में आप किसी लॉफुली किसी शख्स को जिसका रियासत से ताल्लुक़ है उसको दे रहे हैं तो दे सकते हैं, या जिसको आप देने के ऑथराइज्ड हैं उसको दे सकते हैं। लेकिन उसको छोड़ के अब स्पीकर कौमी असम्बली सर्टनली बड़ी इंपॉर्टेंट पोस्ट है, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बड़ी इंपॉर्टेंट पोस्ट है, तो क्या स्पीकर को देने से या चीफ जस्टिस को देने से, और वो भी काबीना ने अगर उसको डीक्लासिफाई किया है उसके बाद काबीना की मुशावरत के साथ वक्त के वज़ीर आज़म के देने से, क्या कोई ये जो लीगल रिक्वायरमेंट है ये ब्रीच हो रही है, इसकी वायलेशन हो रही है, कोई जासूसी हो रही है, कोई कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज हो रही है टू अ थर्ड पर्सन जिसका रियासत पाकिस्तान से ताल्लुक़ नहीं है या हुकूमत पाकिस्तान से ताल्लुक़? पहला तो ये है, इसके ऊपर आप लोग खुद फैसला कर लें। अच्छा, दूसरा, जब ये साबित हो जाएगा अगर किसी ने ऐसा किया है, पहले के ऊपर मेरे ख्याल में इमरान खान साहब पे ये फॉर्मूला, ये क्राइटेरिया फुलफिल नहीं होता, बिकॉज ही वॉज द प्राइम मिनिस्टर एट दैट टाइम। और अगर वो स्पीकर से कर रहे हैं या फिर मिसाल के तौर पे चीफ जस्टिस से शेयर कर रहे हैं, काबीना की इजाज़त से उसको डीक्लासिफाई करके कर रहे हैं, तो ये क्राइटेरिया इन द फर्स्ट प्लेस इन माय लीगल ओपिनियन पूरा नहीं होता। लेकिन मिसाल के तौर पे अगर इसको हम साइड पे भी रखें और आगे चलें, तो अब हम आ जाते हैं कि सज़ा क्या है। वो जो उन्होंने कहा ना 14 साल, कहीं पे इस पूरे ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट में ये नहीं लिखा हुआ जो आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने कहा है कि जी सियासी तौर पे अगर कोई साइफर का इस्तेमाल करे तो 14 साल सज़ा हो सकती है। सियासत का तो जिक्र ही नहीं है इस पूरे ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट में, सियासत का कहीं जिक्र नहीं है। मैंने आपको पहले कहा कि दिस रिलेट्स टू द नेशनल सिक्योरिटी, टू द सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट। हसास मालूमात रियासत के डिफेंस, दिफा, सलामती से मुतल्लिक अगर उसको कोई डिस्क्लोज करता है जासूसी करते हुए, ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट का इतलाक वहां पर होता है और होना चाहिए 100%। लेकिन सियासत का तो इसमें पूरे में कहीं पे जिक्र नहीं है जो आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने कहा। बहरहाल सबसेक्शन 3 कह रहे हैं, अ पर्सन गिल्टी ऑफ एन ऑफेंस अंडर दिस सेक्शन शैल बी पनिशेबल वेयर द ऑफेंस कमिटेड इज अ कॉन्ट्रवेंशन ऑफ क्लॉज ए ऑफ सबसेक्शन 1 एंड intended or calculated to be directly or indirectly in the interest of or the benefit of a foreign power। यानी कि वो कह रहे हैं, जो मैंने आपको पढ़ के पीछे कानून सुनाया ना जी, वो कह रहे हैं कि अगर कोई शख्स वो हरकत करता है इस कानून की खिलाफ वर्जी में और उसकी नीयत ये है और वो कैलकुलेटेड मूव है उसकी, और वो बराह रास्त डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इन द इंटरेस्ट और फॉर द बेनिफिट और ऑफ अ फॉरेन पावर ये हरकत कर रहा है, यानी कि किसी बैरूनी कुव्वत के मुफाद में ये हरकत कर रहा है। यानी कि एक तो वो कानून ब्रीच करे, यानी कि कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज कर रहा है किसी थर्ड पर्सन को, और फिर जानबूझ के कर रहा है और किसी बैरूनी कुव्वत के मुफाद के लिए कर रहा है, ठीक है, और इन रिलेशन टू एनी वर्क ऑफ डिफेंस कर रहा है, यानी कि डिफेंस आप समझते हैं ना, दिफा के किसी काम से मुतल्लिक ये काम कर रहा है, ये हरकत कर रहा है। आर्सेनल, नेवल, मिलिट्री और एयरफोर्स एस्टैब्लिशमेंट और स्टेशन, माइनफील्ड, फैक्ट्री, डॉकयार्ड, कैंप, शिप और एयरक्राफ्ट और अदरवाइज इन रिलेशन टू द नेवल, मिलिट्री और एयरफोर्स अफेयर्स ऑफ पाकिस्तान और इन रिलेशन टू एनी सीक्रेट ऑफिशियल कोड विद इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 14 ईयर्स। अब आपको समझ आ गया कि पाकिस्तान की नेवी, एयरफोर्स, फौज से मुतल्लिका, उनकी किसी शिप, एयरक्राफ्ट, डॉकयार्ड, कैंप से मुतल्लिका, किसी फैक्ट्री, किसी माइन फील्ड, किसी स्टेशन से मुतल्लिका कोई इंफॉर्मेशन जिसका ताल्लुक डिफेंस से, आर्सेनल से, नेवी की, मिलिट्री की, एयरफोर्स की है, और वो उसको किसी तीसरे बंदे को देता है जो इन्फॉर्मेशन सीक्रेट थी और इस नियत के साथ देता है कि किसी बैरूनी कुव्वत को फायदा हो जाए, तो उसको 14 साल की सजा होगी। एग्जैक्टली ये लिखा है कि उसको 14 साल की सजा होगी। अब यहां पे मुझे पॉलिटिक्स कहीं पे नजर नहीं आई, सियासी तौर पे उसका इस्तेमाल बाय अ प्राइम मिनिस्टर और अ फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर एंड रिगार्डिंग ए डॉक्यूमेंट जो कि साइफर है, जो कि वजारत खारजा, अब ये कोई वजारत खारजा कोई फ़ौज या नेवी या फिर एयरफोर्स तो नहीं है ना, सर्टनली नहीं है, वो तो बड़ी हसास इंफॉर्मेशन होती है जो वहाँ पे होती है, तो उसको 14 साल की। तो आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने जो कहा है कि 14 साल तक सज़ा हो सकती है, वो ज़रूर हो सकती है, लेकिन इस शख्स को हो सकती है जो ये सब कुछ करे जो मैंने अभी आपको बता दी। अब इमरान खान के केस में ये सब कुछ हुआ है या नहीं हुआ है, ये फैसला सर्टनली अदालतों ने करना है,
लेकिन जो हकायक हैं वो मैंने खोल के आपके सामने रख दिए हैं। और दूसरा ये है कि मैं एक चीज़ और आपसे अर्ज़ करूँ कि वो जो 14 साल के ऊपर फोकस है ना तारड़ साहब का, वो इस वजह से है कि इसमें भी लिखा हुआ है एक्ट में कि जितने भी होंगे जराइम, उसमें जो जिसकी सज़ा 14 साल तक है वो नॉन बेलेबल है, बाकी बेलेबल है। बेलेबल का मतलब ये होता है कि जहाँ पे ज़मानत मिल जाती है एज अ मैटर ऑफ राइट, और नॉन बेलेबल का मतलब, नाकाबिल ज़मानत का मतलब ये नहीं होता कि उसमें ज़मानत मिलती नहीं है। नॉन बेलेबल का मतलब होता है कि ज़मानत अदालत की सवाबदीद पर होती है। एज अ मैटर ऑफ राइट उसको मुल्ज़िम क्लेम नहीं कर सकता कि जब वो कहे कि जी मेरी ज़मानत बनती है तो ज़रूर ही देनी है एज अ मैटर ऑफ राइट। वो अदालत ने देखना है, फिर अदालत की डिस्क्रेशन है, अदालत का सवाबदीद। लेकिन क्योंकि 14 साल तक की सज़ा पे जो ऑफेंस है वो नॉन बेलेबल है, तो मौजूदा हुकूमत की कोशिश ये है कि नॉन बेलेबल ऑफेंस इमरान खान पे अट्रैक्ट करें और उस हवाले से FIA आगे कार्रवाई करें और फिर मामलात चलें, ताकि अगर वो गिरफ़्तार होते हैं, जो कि राना सनाउल्लाह ने कहा है कि इमरान खान ने अगर FIA से ताउन ना किया तो गिरफ़्तार किया जा सकता है, तो उसमें फिर उनकी ज़मानत भी मुश्किल हो या ना हो सके। तो ये इनकी नीयत है। लेकिन कहने का मकसद फिर वही है, इस वीलॉग के आखिर में मैं यही कहूँगा कि सियासत तो होती है और होती रहती है, और सियासत में बहुत बार पेटी इशूज़ भी होते हैं, और ये 9 मई के वाक़यात से मुतल्लिका भी नहीं है। ये साइफ़र जितनी भी कहानी मामलात हैं, इसका ताल्लुक़ 9 मई से नहीं है। 9 मई बिल्कुल एक अलग इंसिडेंट है, ये साइफ़र है, और ये आज से 1.5 साल पहले तकरीबन शुरू हो गई थी गुफ्तगू, और दिस इज़ ऑल पॉलिटिक्स। और इस पे PTI ने भी पॉलिटिक्स की हुई है अपने टाइम पे, और अब मौजूदा हुकूमत भी पॉलिटिक्स कर रही है। लेकिन अगर इस पॉलिटिक्स को इन द नेम ऑफ नेशनल सिक्योरिटी जस्टिफाई किया जाता है, और ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट जो कि अदरवाइज़ बड़ा एक सेंसिटिव डोमेन है, उसको इन्वोक कर दिया जाता है, तो ये फिर सोचने वाली बात है कि मामलात किस तरफ जाएंगे। बहुत शुक्रिया वीलॉग देखने के लिए, अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।